अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आज इंटरव्यू हुए थे कुछ साथियों का। तो वो स्किल 3 का इंटरव्यू था। उनको क्या क्या पूछे, दो साथियों का इंटरव्यू के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक साथी थे, उनका इंटरव्यू 15 मिनट चला। पहले साथी थे, उनका इंटरव्यू में जैसे ही गए तो उनको पूछा गया कि आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं, देखिए इंटरव्यूअर भी ना फाइल उस जो उनके सामने रहती है, उस फाइल में आप पहले से सब लिखे रहते हो। आपका निवास स्थान, आपका जन्म स्थान, आपका सारी चीज़ें बायोडाटा फॉर्म में लिखा रहता है। तो उन्होंने पूछे आप कहाँ पोस्टेड हैं, तो उस जगह के बारे में कोई अच्छी चीज़ पूछ लिया। अब सोचिए आप फौजी प्रदीप जी कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी मैं प्रतापगढ़ रीजन में हूँ सर। प्रतापगढ़। तो वहां पर आसपास कोई ना कोई अच्छी चीज होगी, कोई ना कोई अच्छी चीज। सर अगर नहीं भी है तो आपको ढूंढना है। तो कौन सी यहाँ अच्छी पे एक चीज है? मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है सर। हम्म। प्रेम मंदिर है। तो मैं काफी आपको सिखा फेमस रहा हूँ फौजी प्रदीप जी कि जैसे हम सर। आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ कोई ना कोई एक चीज अच्छी होगी। अगर नहीं भी है तो अच्छी बना लीजिए और उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख लीजिए, ताकि आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट बोलने लायक रह जाएं, है ना। तो आ, जरूरी नहीं कि आप बनारस में हैं तो बनारस में तो बहुत फेमस है ना आपका, भगवान महादेव का लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन जो छोटी जगह में रहते हैं वहां भी कोई अच्छी चीज होगी, उसके बारे में आप खोज लीजिए और थोड़ा सा 30 सेकंड से 1 मिनट तक की उसके बारे में जानने के लिए आप जरूर बता दीजिए। कारण क्या है, जब बैंकिंग में हम रहते हैं तो हम अपने टेरिटरी के बारे में कितना जानते हैं ये जानना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचिए, एक सेनापति हैं उस इलाके में, आपको उस इलाके के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चप्पे चप्पे में रहने वाले लोगों के इनकम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको उस जगह में मंदिर वंदिर के बारे में तो जरूर जानकारी होनी चाहिए। क्यों फौजी प्रदीप जी, क्यों होनी चाहिए मंदिर मंदिर की? सबसे ज्यादा और खजाना चढ़ावा वहीं चढ़ता है। ट्रस्ट सर अकाउंट के लिए डिपॉजिट रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी एक मंदिर का अकाउंट है। आप सोच नहीं सकते इतना डिपॉजिट है वहाँ। 45 करोड़ का एफडीआर कर देंगे, 50 करोड़ का एफडीआर कर देंगे, बताइए। और टैक्स वगैरह सब सारा उनको, जो उनको छूट मिलती है गवर्नमेंट से, वो टैक्स वगैरह का वो सारा लगा के उन लोग रखते हैं। तो हमको जानकारी होना चाहिए। तो एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करने की वजह से अगर आप अपने टेरिटरी के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी, आप सोच लीजिए। तो आपको, जैसे अभी मैं यहाँ फौजी प्रदीप जी से पूछूंगा, आपकी ब्रांच का क्या नाम है फौजी प्रदीप जी? गीता नगर में पोस्टेड हूँ मैं सर। नगर है। आपकी फिर ब्रांच में कितने विलेजेस एसोसिएटेड हैं? आपका सर्विस एरिया कितने किलोमीटर का है? सर्विस एरिया करीब 4 किलोमीटर सर है। ओके। और लगभग 12 या 13 गांव है सर, कंफर्म नहीं है, इसको ठीक है, कंफर्म तो मैं इसको कर दूंगा। कंफर्म हो जाइएगा, वहां पर सर अपने को ऐसे शायद ये वर्ड यूज नहीं करना है। बोलिए सर, सर मेरे ब्रांच का नाम है प्रतापगढ़ ब्रांच है। मेरे ब्रांच का सर्विस एरिया जो है आज 4 या 8 किलोमीटर कम हो रहा है, 10 से 15 किलोमीटर का एरिया होता है, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। सर आठ एक्चुअली में यहाँ पे 5 किलोमीटर पे बीरापुर है, इधर 5 किलोमीटर फतेहपुर है, सुबनसा है। 4-5 किलोमीटर के तो दायरे में ही काफी ब्रांचेज हैं। आपकी बैंक की ब्रांचेस हैं तो सर्विस एरिया कम होगा, फिर ठीक है, आई एग्री। सर तो उसमें बोलिएगा कि 10 गांव हैं सर, 10 गांव की जनसंख्या 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, या 10 गांव की जनसंख्या 30-40 हज़ार होगा या 25 हज़ार होगा, ऐसे करके जनसंख्या। एक गांव में मान लीजिए 4 हज़ार है तो 10 गांव में 40 हज़ार, 40 हज़ार जनसंख्या है। और वहाँ पर हम लोग जो है ग्रामीण एरिया में अपने शाखाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। इसमें साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा, जब आपके सर्विस एरिया में 40 हज़ार लोग रहते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने खाते हैं। तो आपके यहाँ खाते मतलब सीआईएफ की गिनती होती है, कितने सीआईएफ हैं। क्योंकि एक आदमी के तो 10-10 खाते भी हो सकते हैं। तो सीआईएफ है सर मतलब वो कस्टमर होंगे, कितने कस्टमर है बोलने से सीआईएफ से होगा। अकाउंट बोलने से अकाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक सीआईएफ में 10-10 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप रफ एरिया जो है आप देख लीजिएगा और ज़रूर जानना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि टॉप मोस्ट डिपॉजिटर आपको जरूर आना चाहिए, टॉप मोस्ट एडवांस के जो है borrower भी आना चाहिए। कि 2-3 borrower के नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए जिनके डिपॉजिट आपके पास ज़्यादा है।
सबसे सर। टॉप डिपॉजिट है और टॉप एडवांसेस हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो तहे दिल से उनका धन्यवादी होना है कि हमारे बैंक पर भरोसा करके टॉप मोस्ट डिपॉजिटर हैं। उनको सर। हम मीटिंग में बुलाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, सुझाव लेना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए और उनकी मार्केटिंग भी करनी चाहिए। तो क्या जो व्यक्ति अपने जीवन का सारा बहुमूल्य कमाई और ज़्यादातर हिस्सा आपके यहाँ रख दिया है, तो कुछ तो अच्छा लगा होगा ना उसको, आपके बैंक से जुड़ाव होगा, या क्या अच्छा सोच के इसको फीडबैक लेके दूसरों को आपको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। तो उनसे पूछा गया वेयर पोस्टेड और उसके इलाके के बारे में कोई अच्छी चीज़ बताइए। तो आप इसके लिए एक या दो जगह ऐसा छांट के लीजिए, हर जगह में रहता है। दूसरा उनसे पूछा गया आपके एरिया में बताइए कि क्या चीज अच्छा ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की बात की है, उत्पादन क्या होता है, तो आपके यहाँ क्या होता है उत्पादन? फौजी? प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन ज्यादा होता है सर। आंवला का उत्पादन होता है, बताइए, है ना, ये बढ़िया है। तो जब थोड़ा आंवला के बारे में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में इस्तेमाल, ये थोड़ी बेसिक जानकारी जरा रख लीजिएगा। फिर आंवला का रेट के बारे में भी जानकारी रख लीजिएगा, क्या सर। प्राइस है ना, मैक्सिमम प्राइस क्या चल रहा है, या जो क्या रिटेल प्राइस क्या चल रहा है। मतलब इससे क्या होता है, उनको लगता है कि देखो इनके एरिया में एक उत्पादन ज़्यादा होता है, और इस जो हमारे मतलब अधिकारी कर्मचारी हैं, इसको इनके बारे में जानकारी है पूरा, कि इसका सीजन क्या होता है आंवले का, क्या 12 महीना आता है कि सीजनल है, साल में कितने बार फसल आता है, इसका वैल्यू कितना है, मार्केट में पर क्विंटल रेट क्या चल रहा है, इसके लिए भंडारण की क्या आवश्यकता होती है, फिर किसान इसमें कितना बचत हो पाता है, खर्चा कितना है। तो आंवले में ज़्यादा लागत थोड़ी ना होता है, पेड़ में लगते हैं वो तो। हाँ, पेड़ में लगते हैं, साल में एक ही बार होता है सर, सीजनल है। हम्म। जनरली नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है। हम्म। और रेट की बात है तो 20-22 रुपए केजी तक मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको इसके जानकारी। मुरब्बे अचार बेसिकली बनते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैं बताया आपको कि ऐसे आपको याद रखना है। तो इसी कड़ी में उनसे पूछा गया कि आपके एरिया में क्या मिलता है, तो साथी ने बताया सर राइस मिलता है और फॉरेस्ट गुड्स मिलते हैं। राइस और फॉरेस्ट गुड। तो उन्होंने बोला कौन सी राइस मिलती है, क्योंकि शायद वो कभी उस जगह में काम किए होंगे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो उन उसने ठीक से बता नहीं पाए, तो वो फिर अपनी तरफ से बताए वो कि नहीं ये राइस बनता है वहां पर, ऐसा ऐसा करके। फिर उनसे सवाल पूछा गया एनआई एक्ट 85 किससे जुड़ा हुआ है। एनआई एक्ट में एक प्रोटेक्शन मिलता है ना, सेक्शन 85 में। 85 के तहत सर ये डीडी से रिलेटेड है। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड है। तो उसके बारे में पूछा गया उनसे। तो ये कि सेक्शन 85 जो है किसको डील करता है, और वो जो है ये डिस्चार्ज पेमेंट इन ड्यू कोर्स अगर किया है तो उसमें एक प्रोटेक्शन मिलता है डीडी के केस में। तो उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, एपरेंट टेन्योर क्या है, एपरेंट टेन्योर क्या है। जो एनआई एक्ट के पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, शाखा टाइम में आए, सब चीज़ ठीक है और आपने पेमेंट किया, पे सही लिखा है, कोई मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। तो ये पूछा। फिर उसने पूछा कि एपरेंट टेनोर क्या है ना, तो एपरेंट टेनोर क्या है बताइए। सॉरी सर, नाम ही नहीं सुने। प्रिंट। तो पेमेंट ड्यू कोर्स का ही एक हिस्सा है कि अगर कोई चेक अगर भुगतान करने के लिए आते हैं, तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है या जो चेक होता है, उसका पेमेंट हम गुड फेथ में करते हैं। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये होगा, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक का भुगतान जो है हम तभी डिस्चार्ज करेंगे जब वो ड्यू होगा। ठीक, ये उदाहरण के तौर पर एक फिक्स डिपॉजिट है और ग्राहक का आदेश है कि उसको मैच्योरिटी पे भुगतान करना, तो मैच्योरिटी पे भुगतान होगा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। इसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू कोर्स। अगर कोई चेक लेके आता है और ग्राहक आदेश कर रहा है कि मेरे खाते में पैसा है, इस चेक को भुगतान कर दीजिए, तो उसको भुगतान करना पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। एपरेंट टेन्योर का मतलब क्या होता है कि चेक में डेट सही डली हो, बैलेंस सही हो,
उस एप्लीकेबल हो, उसमें कोई स्टॉप ना हो, इसको बोलते हैं एपरेंट टेन्योर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और वो उसकी वैलिडिटी सही हो, ये होते हैं। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला वीडियो देख लेंगे छोटा सा, तो आपको अच्छे से 2-3 बार देख लेंगे तो वोकेबुलरी आ जाएगा। कई चीज़ें हम जानते रहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उसकी वोकेबुलरी नहीं है, तो इसलिए 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। और इंटरव्यू में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 1-2 चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो 3 एक्ट है, एक आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एनआई एक्ट। लेकिन इन तीनों एक्ट में से भले ही सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आरबीआई एक्ट और बीआर एक्ट होगा, लेकिन पूछेंगे सवाल एनआई एक्ट के बारे में ज़्यादा, है ना। अगला सवाल उनसे पूछा गया करंट रेशियो क्या है, क्योंकि वो स्केल 3 के लिए जा रहे थे और ब्रांच में लोन सेक्शन देखते थे, तो उनको करंट रेशियो पूछा गया, रेशियो एनालिसिस के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो बोले करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, पूछा गया। डीएससीआर क्या है, पूछा गया। और आपका रेपो रेट क्या है, ये पूछा गया। तो रेपो रेट उन्होंने अच्छा बताया, तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि एडवांस में काम किए हो, तो हाँ बोले एडवांस में काम किए हैं। तो कौन सा आपको लोन करने में आनंद आता है, इस तरह का सवाल पूछा, प्रैक्टिकल सवाल। वो ये जानना चाह रहे थे कि मतलब इसको कौन सा लोन करने में। तो ऐसे में थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना है। वैसे सर मुझे तो आनंद आता है उसमें कि जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर रहने वाले लोगों का एरिया प्रोफाइलिंग करके, उनके नीड एसेस करके, उनके लायक जो सुटेबल प्रोडक्ट है उसको डिस्बर्स करने में हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राहक खुश हो जाते हैं ना सर हमारे लोन देने से, तो फिर उनका जो खुशी देखकर हमें जो आनंद आता है वो बड़ा मजा आता है। ये आपको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं कि कौन सा लोन करने में मजा आता है, तो आप बोलोगे जैसे हमारे कोई साथी बोलेगा कि सर हाँ हाउसिंग लोन करने में मजा आता है। वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हाउसिंग लोन सिक्योर है, कल ट्रांसफर भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें बोलेंगे ये रिस्ट्रिक्टेड बंदा है, ये अपने आप को बांध के रखा है, हाउसिंग लोन करेगा। और जो मैंने बताया, क्या बोला मैंने, आप बताइए फौजी प्रदीप जी, मैंने उत्तर क्या दिया? सर एरिया की प्रोफाइलिंग करेंगे और ज्यादातर जो जरूरत होती है एरिया के हिसाब से ही लोन करेंगे, जिससे कि कस्टमर को काफी मजा आता है, आनंद आता है, तो उनकी खुशी देखकर हमें भी मन बढ़िया। खुश होता है। तो ग्राहक के, उनके नीड एनालिसिस करते हुए हम उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से वित्त पोषण करेंगे ताकि उनकी आजीविका बढ़ेगी, उनका जो रुझान है, जिनका उनकी जो इच्छा है उस पर काम करेंगे वो, तो उनके चेहरे पर खुशी आएगी, तो फिर हमें उनको देख के आनंद आता है सर। तो मुझे ऐसे लोन करने में अच्छा लगता है। जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड ज़्यादा होता है, तो किसानों को लोन देने में अच्छा लगता है सर। फिर उनको किसान के बाद उसको ट्रैक्टर लोन, ताकि उसकी आजीविका और बढ़े, खाली समय में उसको रेंट में भी करेगा। सोलर पंप देने में, सोलर लाइट, मतलब जिस जगह में रहते हैं उस जगह में, ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत प्रभावित होंगे। फिर साथी से और पूछा गया कि आपकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह कर देंगे तो कैसा होगा। तो बोला सर ऑलरेडी मैं दूसरी जगह हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं कहीं का रहने वाला हूँ, मैं इस जगह पोस्टिंग हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है सर कि बैंक है, और बैंक का कॉन्सेप्ट ही है कि आपका 2 साल 3 साल में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से, दूसरा जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, तो यहाँ पर फेयर डीलिंग होने की वजह से यहाँ पर एक अधिकारी को ज़्यादा समय तक रखा नहीं जाता है। इसीलिए मैं मानसिक रूप से पहले से ही तैयार हूँ कि मेरा समय समय पर तबादला होता रहेगा। इसको मैं पॉजिटिव मैनर से देखता हूँ कि जिस भी जगह मेरा ट्रांसफ़र होगा मेरे को नए लोगों से मुलाकात होगी, नई एनर्जी मिलेगी, मुझे नए चीज़ों को, नई संस्कृति को, नई जगह को देखने सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ नए नए जगह में नए उत्पादन होते हैं, नए किस्म के वहाँ पर आय के साधन मिलते हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और मेरा तजुर्बा बढ़ेगा। ये तजुर्बा जो है मेरी नई जिम्मेदारी जो मिलेगी बैंक में उसको निभाने में सहायक होगी। तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा सर। बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉजिटिव आंसर हुआ। कई लोग सीधा ऑनलाइन आंसर दे देते हैं, ठीक है सर चला जाऊंगा, और वो भी थोड़ा बॉडी में रुका हुआ, अच्छा यार चले जाएंगे ऐसा। तो थोड़ा भाव भी नजर आया आप में। तो आप बोलना सर मैं ऑलरेडी अपने जगह से बाहर हूँ, और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ उस जगह में तो मेरी कभी पोस्टिंग ही नहीं हुई।
क्योंकि मेरी शाखा तो हमारे ब्रांच की है नहीं, और मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ, गृह त्याग किया हूँ, मोदी जी जैसा, है ना, देश समाज सेवा में प्रधान सेवक हूँ मैं, ऐसे बोल रहे हैं, प्रधान सेवक हूँ। अच्छा, बोले ठीक है। और उनसे पूछा गया, वो दूसरे बैंक में काम करके दूसरी जगह आए थे, तो उनसे बेनिफिट पूछा गया, क्या डिफरेंस पूछा गया। और जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा या किसी में अंतर पूछा जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव चीज़ों की चर्चा मत करना। आपने जिस इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं या अपने बारे में जा रहे हैं, तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को विनम्रता से रखने की कोशिश करना। 12-15 मिनट बहुत हो जाते हैं इंटरव्यू में, पसीना छूट जाता है ना। ज़्यादातर तजुर्बा ये देखा गया है कि अगर 15 मिनट से ऊपर होने लगे ना, तो इंटरव्यू देने मतलब देने वाले को लगता है कि क्या ही हो गया मेरे को, तो ईडी ने बुला लिया, सीबीआई ने बुला लिया, अब तो ये गिरफ्तार करके ही छोड़ेंगे, अब तो मुश्किल है मेरा घर जाना, ऐसे लगता है। ठीक है, तो आप को उतना कला कौशल देखना। देखिए अभी मेरे साथ आप बैठे हुए हैं, जब से मैं सेशन खत्म किया कितना मिनट हो गया, तो ये मैं आपको सिखाता भी हूँ आपको धैर्य रखने के लिए, कि आपको धैर्य रखना है। वहाँ भी 15-20 मिनट आप धैर्य के साथ आंखों में आंखें मिला के इत्मीनान से आप जो है बातें करके आप उसको गुजार लेना, और ईश्वर का धन्यवाद करना कि भगवान मैं जो पहले सीखा था वो आज काम आया। अच्छा, अगले एक साथी, अब इनका खत्म हो गया, इनसे तकरीबन 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये फेमा और फेरा के बारे में भी सवाल पूछा गया। फेमा और फेरा में क्या अंतर है? फॉरेन जो रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज, एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है सर। हाँ, इनमें इनको बोला कि पहले कौन आया था और पहले बाद फेम था, कौन बाद आएगा में था, फेम आया है है। ना, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, इस तरह का अंतर पूछा था, है ना। तो उन्होंने जितना मालूम था, अगर मान लीजिए आपको एक मालूम है तो एक बता दीजिएगा, है ना, और अभी जितना उनको पता है वो देख लीजिएगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। और फिर अगर मान लीजिए डील नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं बोल दीजिएगा। तो हमारे साथी ने इतना बताया कि सर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, जिसको और अच्छे से ऑर्डरली फॉरेन ट्रेड डील करने के लिए और अच्छे से उसको सुव्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट में बदला गया, रेगुलेशन से बदल के मैनेजमेंट में बदला गया। इसको बोलते हैं फेमा, इसको फेरा को फेमा में किया गया। मैनेजमेंट, फॉरेन प्रबंध प्रबंध करना, उनके लिए संसाधन जुगाड़ना, उनको बंदोबस्त देना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ फौजी जी? रेगुलेशन का मतलब है कानून बनाना, कानून बनना हो, कानूनी तरीके से था फेरा, और काफी रेस्ट्रिक्शंस थे। जैसे रिस्ट्रिक्शन। काफी मतलब ट्रेड अच्छा नहीं हो पाता था, बिजनेस, इसलिए फेमा खुले है। उससे लिबरलाइज कर दिए, थोड़ा मतलब लिबरल टाइप कर दिए। लिबरल कर दिए, कोई फॉरेन एक्सचेंज को इधर से उधर ले जा सके, और ये प्रबंध किया, उनके लिए व्यवस्था बनाई। ठीक है, मान लीजिए कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, तो भाई 2.5 लाख US डॉलर है, तो थोड़ा जितना भी एस्टिमेट है उतना ले जाए। कोई हेल्थ के लिए जा रहा है तो इतना भी ले, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, इतना दो बताने के बाद वो जान जाएंगे जो मैंने बताया, है ना। चलिए, अब अगले साथी को एक सवाल, जो अगले साथी जो थे उनसे सवाल पूछा गया। इनका 5 मिनट चला, दूसरे साथी का, इनका जो है 12 से 15 मिनट चला पहले साथी का, और उनसे कितने सवाल पूछे गए? 13 सवाल पूछे गए। और दूसरे साथी से 8 सवाल पूछे गए, लेकिन 5 मिनट के अंदर सवाल पूछे गए, 5 मिनट ही उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है उनका इंटरव्यू हुआ। पहले पूछा कि रिलेशनशिप बैंक में क्या क्या होते हैं? रिलेशनशिप मतलब वही बैंकिंग रिलेशनशिप। तो क्या रिलेशनशिप होते हैं फौजी प्रदीप जी बैंक में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बैंक बैंक और कस्टमर के रिलेशंस होते हैं सर, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे अगर वो कस्टमर कोई डिपॉजिट करता है, तो उस समय कस्टमर क्रेडिटर है, बैंक डेबिटर हो जाता है। बैंक अगर लोन दे रहा है किसी बारोबार को, तो तो बैंक इसको उस इस समय। तरीके से नहीं बताना है, इसको इस तरह से बताएगा। जैसे ये साथी को सवाल पूछा कि रिलेशनशिप बैंक में होता है, तो बोलना सर, बैंक एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर रिलेशनशिप ही होता है जिससे हम बैंकिंग करते हैं। क्या होता है? रिलेशनशिप ही होती है कस्टमर रिलेशनशिप भी से, होता है जिससे हम बैंकिंग हम करते हैं। बैंकिंग करते हैं। पूरा बैंकिंग रिलेशनशिप पर है महोदय। सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनने के बाद ग्राहक को भरोसा आता है, फिर वो अपना सारा पैसा बैंक में रखता है,
और बैंक को भी भरोसा आता है उसके रिलेशनशिप को देखते हुए, फिर उसको बैंक जो है पूरा पैसा देती है जरूरत पे उसको मदद करने के लिए, वित्तीय सहायता करने के लिए, आजीविका करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, समाज के जो कोई प्रोजेक्ट का फाइनेंस करती है। तो जैसी हम सेवा देते हैं वैसा संबंध बनता है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे संबंध होते हैं और उन संबंध की जिम्मेदारी बैंकर को निभानी होती है। जैसे कि चेक कलेक्शन के लिए आया तो हम एजेंट बन जाते हैं। अगर कोई ग्राहक बैंक में आया, उसका कोई सामान भूल गया तो हम ट्रस्टी हो जाते हैं। अगर कोई सर। डीडी बनाने के लिए आया, पैसा अभी दिया है, तो जो है हम एजेंट हो जाते हैं, वो प्रिंसिपल हो जाता है। जब पेई के लिए आता है तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी हो जाते हैं। अगर किसी ने भरोसा करके हमारे पास बैंक में, ऐसी 2-3 चीज बता देंगे तो जान जाएंगे। भाव मेरा ये समझ लीजिए जो मैंने शुरुआत करी, ठीक है? तो अच्छा रहेगा ऐसा बोलेंगे तो, है ना? प्रभावित होंगे आप। बिल्कुल सही सर। दूसरे साथी से फिर एनआई एक्ट के बारे में पूछा। यार एनआई एक्ट क्या बला है, बैंक में कहाँ कहाँ काम आता है, बताओ। एनआई एक्ट के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो सर बैंक में एनआई एक्ट ही काम आता है, क्या बोलेंगे फौजी प्रदीप जी? बैंक में एनआई एक्ट ही काम आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि बैंक में हम हर घड़ी निगोशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? निगोशिएशन करते हैं। निगोशिएशन का मतलब क्या है? इसके आदेश का उसको पालन करना है, इसको इसका पैसा दे देना, उसको इसका पैसा दे देना, उसको ऐसा ट्रांसफर कर देना, वैसा। ये क्या है? सब निगोशिएशन है। तो सर। बैंक में निगोशिएशन ही करते हैं, इसलिए बैंक में एनआई एक्ट ही काम आता है। और इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके आधार पर हम निगोशिएशन करते हैं। और उस निगोशिएशन में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर्स होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। ये उदाहरण के तौर पर बता देना। फिर इसको आप याद रख लीजिए, चेक की परिभाषा कौन से एक्ट में दी गई है। फिर ये सेक्शन 138, एक दो चीजें आप अच्छे बताने लग जाते हो तो जान लेते हैं। दूसरे साथी से भी फेमा पूछा गया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में कोई 3 चीजें बताइए। फिर उनसे 138 सेक्शन के बारे में पूछा गया कि 138 सेक्शन, आप तो रिकवरी में काम किए हैं तो आप बताइए 138 सेक्शन कितने लगाए थे, क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, इसके प्रोसीजर का नाम बताओ। फिर वो रिलेशनशिप मैनेजर भी उन्होंने प्रोफाइल में कभी थे तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप कासा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं और कासा क्यों करना चाहिए, ऐसा बोला। तो कासा क्यों करना चाहिए फौजी प्रदीप जी? यहाँ तो फौजी प्रदीप जी का पूरा इंटरव्यू ही हो गया, है ना? सर। कि हमने इसीलिए इनको रोका भी था आखिर तक, नहीं तो ये चले जाते, है ना? ओके। नहीं सर, जाते नहीं, आपका क्लास जाते नहीं। होता है तो सोचते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। हाँ, कासा इसलिए करते हैं कि कासा बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है और इससे बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होता है सर। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बोलिएगा। सर कासा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा भाग होता है जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के ग्राहकों से बनता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के 2 मूलभूत काम होते हैं महोदय। एक होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को पब्लिक को लोन के रूप में देना या इन्वेस्टमेंट करना, और हमको इस व्यापार को, इस बिजनेस को हम बैंकिंग बिजनेस कहते हैं। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है ये कासा में आते हैं क्योंकि इसमें लागत होती है कम, इसमें हमारा एक्सपेंड खर्चा होता है कम। करंट अकाउंट में हम किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते हैं, सेविंग अकाउंट में हम कम से कम इंटरेस्ट देते हैं, 2.75% इंटरेस्ट देते हैं, या अभी जो आपका ताजा चल रहा होगा उसको बोल दीजिएगा। महोदय सर। कासा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कासा में जो भी ग्राहक होते हैं वो हमारे साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। और जब हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे साथ आयाम खुलते हैं थर्ड पार्टी उन प्रोडक्ट करने के लिए, बार बार सोशल बैंक में सिक्योरिटी आते हैं, को। है ना? तो उनका भरोसा हमारे पास ज्यादा रहता है क्योंकि उनको ज्यादा बार बैंक आना पड़ता है। तो ग्राहक सेवा हमारी अगर अच्छी होती है तो कासा हमारा बढ़ता है, एक बहुमूल्य कारण है सर। और दूसरा कि अगर हम ग्राहक से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं तो वो बार बार आएगा, है ना? अगर हम ग्राहक से कनेक्ट नहीं हुए, एक बार थोड़ा तनातनी हो गया तो बताओ, बोले वो थोड़ा बहुत 100 रुपए छोड़ के बाकी पैसा निकाल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तनातनी हुई है, कल कहाँ से चेहरा दिखेगा वो या दिखाएगा। हम्म। तो एक कस्टमर सर्विस का एक प्रतिबिंब है सर कासा, इसलिए हम कासा पे हम ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि अगर कासा अच्छा है तो हमारी ग्राहक सेवा अच्छी है, या हमारी बैंक की मूलभूत सेवा अच्छी है, या हमारे सारे जो आपका
ओहरा है हमारे बैंक का, वो अच्छा है, इसीलिए ग्राहक का भरोसा है। और जब कासा में पैसा रहता है तो उसमें लागत कम होने की वजह से हमें स्प्रेड रेट अच्छा मिलता है, हमारे इंटरेस्ट इनकम में फायदा होता है। अगर इतना भी बता पाए 30 सेकंड में तो बात वो समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बोलेंगे। और दूसरा, मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं? तो मोबिलाइजेशन के लिए आप बोलिएगा कि सर कैंप लगाते हैं, हम सर्वे करते हैं, पता करते हैं कि हमारी एरिया में किस जगह के लोग कम आते हैं। क्या बोलेंगे फौजी प्रदीप जी? हमारे एरिया में किस जगह के लोग कम आते हैं? कैसे पता चलेगा? वहाँ पर बाहर जाके सर्वे कराएंगे कि यार ये जो पठानपुर के एरिया में है यार, उधर के लोग तो आते ही नहीं हमारे बैंक के। तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग तो खाता ही नहीं खोले हैं आपके यहाँ, है। तो आपको उस जगह में जाके 2 दिन कैंप लगा के, है ना, अपना बैंक, बड़ौदा बैंक, अपना बैंक, मध्यांचल बैंक, है ना, ऐसा करके कैंप लगा के हम लोग खाता खोलते हैं, उनको जागरूक करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। आजकल ये जैसे मध्यांचल बैंक है ना, पुष्पेंद्र जी हैं कि चले गए? है सर। हाँ, तो पुष्पेंद्र जी क्या करते हैं, ये नुक्कड़ नाटक करते हैं आपके मध्यांचल वाले, है ना, करते हैं कि नहीं? जी सर। जी हाँ, सर। गाँव में जाके ऐसे डमरू बजाएंगे बैंक के सामने, एक टेंट लगा के। मैं तो वीडियो देखा हुआ आपके बैंक का। सर ना, करते हैं। और वो आओ बहन जी, आओ दीदी जी, बैंक आओ, क्या क्या तो गाना गाते हैं, मुझे नहीं आ रहा है लिरिक्स, उसका याद नहीं आ रहा है। तो मैंने वो देखा, ये क्या हो रहा है। उस एरिया में लोगों को जागृत करने, नाटक के माध्यम से बैंक के बारे में बताने, फिर आप लोग रोड शो कर लेते हैं या ई रिक्शा में माइक लगा लेते हैं। ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर ऐसे पूछे तो आप ये स्ट्रेटजी बता दीजिए कि सर हम क्या करते हैं, अनबैंक एरिया में ई रिक्शा में हमारे पोस्टर लगा देते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगा देते हैं, और उसमें पहले से वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो बोलता रहता है, और इसकी प्रॉपर परमिशन लेके हम लोग वहाँ पर सर्वे कराते हैं। और जब हम परमिशन मांगने जाते हैं हमें मिल जाता है सर, क्योंकि हम उस समाज कल्याण के लिए वहाँ पर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाते हैं। तो ये अच्छा रहेगा। फौजी प्रदीप जी, याद हो गया कासा के बारे में? बिल्कुल सही। ठीक है। अब आता है करंट रेशियो। फिर उनसे पूछा, करंट एसेट पूछा, और इनसे पूछा आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है। बस इतनी सारी चीजें पूछी, मतलब ज्यादातर ये 8-9 क्वेश्चन पूछा 5 मिनट में। तो 2 साथियों का इंटरव्यू का मैंने ये चीज बता दिया। साथ ही साथ हमारे इन साथियों का हौसला अफजाई भी हो गया, जो साथियों ने एग्जाम दिए। और जो हो गया सो हो गया। उम्मीद को कभी खोया नहीं करते, साहिल अगर हो दूर तो रोया नहीं करते, और रखते हैं तड़प जो दिल में कुछ पाने की, उन लोग रातों को भी सोया नहीं करते, रातों को भी सोया नहीं करते। तो हमारे अंदर एक तड़प है अच्छी चीज पाने के लिए, समाज में अपना गौरव बढ़ाने के लिए, अपने परिवार, मम्मी पापा, माता पिता जो है गर्व करेंगे, उसके लिए हमको एक मौका मिला है। तो इसीलिए हम रात को जगे हैं। ये देखो बबलू यादव भले कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन जगे हैं, है ना। तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम जब तक सफल होंगे, ऐसा करके यहाँ पर हैं, और सफल तो हो ही गए हैं वो। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई एक ऐसी नई चीज जो आपको समझ में आई हो या अच्छा लगा हो, एक कोई नई चीज जो आप नहीं जानते थे, थोड़ा जान पाए, फौजी प्रदीप जी एक कोई चीज बता दीजिए आज के सेशन से। सर आज के क्लास में तो लास्ट में कासा के बारे में मतलब जानते हैं, लेकिन हम उस चीजों को बोल नहीं पाते हैं तरीके से। और अगर वही चीज तरीके से अगर बोलें तो और अच्छा लगता है। और जैसे मार्केट वगैरह में है, कोई चीज अगर सेव कोई साफ सुथरा अच्छे से डेकोरेट करके रखता है तो उसकी बिक्री ज्यादा होती है। तो ऐसे ही हमें लग रहा है कि इंटरव्यू में हमें अपने आप को ऐसे सजा के रखना पड़ेगा ताकि रख अपने आप को अच्छा कर पाए। बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी, कोई एक आध चीज आज अच्छा आपको सीखने मिला? सर यही मिला कि सर जब क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का आंसर कम देना है और किसको अच्छे से शब्दों में सजा के देना है। बहुत बढ़िया, है ना। और मना भी करना है, अगर मान लीजिए आपको बहुत डिटेल में नहीं पता है, जैसे फेमा के बारे में पूछ लिया, तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बोलना, सर पढ़ा हूँ सर बट मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, मैं जाके देख लूंगा सर। बट मुझे इतना पता है सर कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, जिसमें नियम पुस्तिकाएं बनाई गई हैं कि ताकि हमारे देश में ऑर्डरली फॉरेन एक्सचेंज का व्यापार हो पाए। हमारे लोग देश विदेश में फैले हुए हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज का आवागमन सही से कर पाए, इसके लिए प्रबंधन के लिए व्यवस्था ही बनाई गई सर।
और फॉरेन ट्रेड को ऑर्डरली जो है ठीक तरीके से बढ़ाने के लिए, क्योंकि देश में जब भी उत्पादन बढ़ता है तो वो उसके निर्यात होते हैं और विदेशी मुद्रा हमारे देश में आता है। तो इसी व्यापार को, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रबंध के लिए किए गए हैं, जिसमें लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, ऐसा करके बोलिएगा। फिर उनके रेट्स डिसाइड किए जाते हैं, उनके सेटलमेंट, उनके क्रिस्टलाइजेशन, उनके जो बाइंग रेट, सेलिंग रेट, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। महोदय इतना ही बता पाऊंगा मैं, और डिटेल नहीं बता पाऊंगा। वैसे हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग भी नहीं होती है, ऐसा बोलिएगा, क्योंकि वो और सारे डिटेल पूछेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो पहले ही बता दिए, ठीक है। और बाकी बेसिक तो हम आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके रिटर्न एग्जाम में भी नहीं आता है ज़्यादातर, है ना। तो इसीलिए आपसे उम्मीद नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज पूछा जाए। मैंने क्या एग्जांपल दिया। ज़्यादातर आप लोगों को किस में ग्रिल करते हैं, वो लोन में करते हैं। क्या करते हैं फौजी प्रदीप जी? सर लोन में। लोन में करते हैं, और ब्रांच के बिजनेस फिगर पे ज्यादा वो करते हैं, तो लोन क्योंकि में जितने इसलिए भी। करते हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादातर कैश डील करते हैं, ऑपरेशन डील करते सर हैं। सर तो इसके लिए एक तुरुप का इक्का ये है कि हम पहले से ही 2 लोन पढ़ के जाएं पूरी तरह से। किसान सर क्रेडिट कार्ड, एसएचजी, और कोई सा पर्सनल लोन, शिक्षक लोन, पर्सनल लोन, ये पढ़ के जाएं 3 लोन। और भी कंठस्थ पढ़ के जाएं, 2 बार पढ़ लें। अभी फौजी प्रदीप जी को मैं देखा ये 2-3 बार रिपीट करते हैं, स्क्रिप्ट लिखे रहते हैं। अच्छी बात है, सभी लोग ऐसा कर रहे होंगे, आशा करता हूँ ऐसा आप भी करिए। तो क्या है कि आप जानबूझ के पढ़ के जाइए, किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ के जाइए, और आपसे जब पूछा जाए तो आप शुरू में काम में उसको मत बताइए कि मैं लोन करता हूँ, लेकिन फिर वो पूछेंगे कि आप तो लोन किए नहीं हो, कैसे लोन करोगे। नहीं सर महोदय, मैं लोन में काम नहीं किया हूँ, लेकिन शाखा में लोन होते हैं, उसको मैं देखता हूँ, ध्यान रखता हूँ, सीखता रहता हूँ सर कि इसमें क्या क्या कागज लगता है। और मैं काफी कुछ सीख भी गया हूँ। तो बोले कौन सा लोन सीख गया हो? केसीसी। तो केसीसी के बारे में पूछेंगे तो धड़ 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 बता देना, क्योंकि आप तो याद किए हो। कि सर भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ हमारे यहाँ ज्यादातर जो जनसंख्या है 25,000 की जनसंख्या है, जिसमें से 90% लोग जो है खेती किसानी करते हैं, बाकी जो है दूसरे सर्विस सेक्टर, बिजनेस, और ज्यादातर नौकरी में करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 90%, 95% लोगों के खेत हैं। तो उनको हम लोग क्रॉप फसल पैदावार के लिए लोन देते हैं। खसरा, 5 साला, भुइयां, ऋण पुस्तिका, ये सारी चीजें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर स्केल ऑफ फाइनेंस, साथ ही साथ थोड़ा स्केल ऑफ फाइनेंस भी जान लीजिए, जो फसल ज्यादा चलाई जाती है, 1 एकड़ में कितना मिलता है, ठीक है। तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब जानबूझ के हम तैयार करके जाएंगे। केसीसी हो गया, एसएचजी हो गया। जैसे एसएचजी है, आप लोग तो इतनी बार एसएचजी पढ़े हैं कि एसएचजी को कंठस्थ बता देंगे। एसएचजी पैदा होने से लेके क्रेडिट लिंकेज तक बता दीजिए, बात खत्म हो गई, बढ़िया हो जाएगा। और सर मैं इतना जो थोड़ा मुझे विश्वास आया है कि जब मुझे मौका मिला तो मैं अच्छे से उसको कर लूँगा। और नहीं अगर समझ में आया तो अपने बड़े अधिकारियों से जाके, क्षेत्रीय कार्यालय में जाके बैठ के थोड़ा सा उसको सीख भी लूँगा, ऐसा जरूर बता दीजिएगा। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि अगर ये अधिकारी बन भी गया है तो ये एक कोना खोल के रखा है इसने, कि अगर इनको समझ में नहीं आए तो रीजनल ऑफिस में जाके बैठ के एक्सपर्ट बंदे से पूछ लेगा या क्रेडिट ऑफिसर से करवा लेगा काम, है ना। इसको बोलते हैं कोलेब्रेशन। वैसे बड़ौदा यूपी बैंक में सर 70 लोगों का इंटरव्यू एक दिन में कर रहे हैं, तो 35 का बैच बना के। 5 मिनट 6 मिनट होगा। 5 मिनट, 5-6 मिनट, बस 5-6 मिनट। तो इसमें क्या होता है, कई बार अच्छे कैंडिडेट को नुकसान भी होता है, और किसी को फायदा भी होता है ना। तो फिर भी चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, मैंने बताया ना, हर हाल में, हर साल में, हर काल में, हर ख्याल में सफलता हमको पाना है साहब, जिद्द है, हम तो पाना है, ठीक है। और मिलेगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और सीख भी रहे हैं चीज़ों को। अगर आपको 5 मिनट का भी समय मिले ना, अगर आप इतने सारे एनर्जी में मेरे साथ रहते हो और जाते हैं, तो आप उनमें से 10वां हिस्सा भी कह देंगे ना, तो आप जरूर सफल होंगे। और पिछले समय में जो है आप रहेगा, 15 मिनट इंटरव्यू होता है तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा मनीष जी, 15 मिनट इंटरव्यू में आप अपनी बातें अच्छे से रख पाओगे। लेकिन 15 मिनट भी बड़ा कठिन होता है, 15 मिनट का इंटरव्यू मतलब, है ना। 15 मिनट में तो 15 सवाल कर देंगे वो। इंटरव्यू के एक प्रश्न का उत्तर जो है 30 सेकेंड, 1 मिनट में होता है।
तो 15 मिनट इंटरव्यू मतलब 15 सवाल, तो उसमें 15 में से सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो जिसका नहीं दे पाए तो वो तो 10 सेकंड में ही चला गया, 5 सेकंड में ही चला गया दूसरे सवाल पे, है ना। ये बात है। 15 मिनट इंटरव्यू हुआ है, तो ये समझ लो कि इंटरव्यूअर आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको और निहारना चाहते हैं, आपके अंदर और थोड़ा देखना चाहते हैं, है ना। पूरे साल में जो काम किया है अगर अच्छा किया है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है। 3 चीजें हैं आपके शाखा में, अगर बेहतरीन कार्य हुए हैं पिछला, है ना, आपके यहाँ अचीवमेंट है, रिव्यू मीटिंग वगैरह में तालियां बजी हैं, तो इमेज में रहता है वो उनके। ब्रांच के बारे में कोई नेगेटिव हो तो भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, जबकि आप अच्छा काम किए हो, क्योंकि ब्रांच जो है नेगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, अपने एफर्ट्स के बारे में बताने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपना दलील रखने के लिए। तो ठीक है, आज हो गया है काफ़ी रात, अब करेंगे कल मुलाकात और फिर करेंगे ढेर सारी इंटरव्यू पर बात, और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप भी दोगे मेरा साथ। तो विदा लेते हैं आज की रात। कैसा रहा ये मेरा बात? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, है ना। कैसे आज, क्योंकि आज फौजी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छे से बयां किए अपने जज्बात। तो विदा लेते हैं आज की रात। थैंक यू सो मच। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। कल फिर इसी तरह जब भी सेशन आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। 1 घंटा रात में ऐसे सीखने की कोशिश करते रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सर।